किस्म का सुझाव देते हैं। बहुत कम सलाहकार यह विकल्प चुनने की आपको परीक्षण करने के लिए अपना समय निकाले। इसका कारण यह है कि उनका समय बहुमूल्य है। परंतु अगर आप वित्तीय रूप से शिक्षित हो जाते हैं और अपने धन का उचित प्रबंधन करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो सहयोग सलाहकार आपको ऐसे निवेशन की और रणनीतियों की जानकारी दे सकता है जिन्हें बहुत थोड़ा लोग ही देख पाएंगे। परंतु इसके पहले कि आपको शिक्षित होने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, हमेशा याद रखें आपका सलाहकार आप जितना स्मार्ट हो सकता है। क्या आपका बैंकर आपसे झूठ बोल रहा है? अम्मी डैडी के बहुत से बैंकरों से पाला पड़ता है। वे उनकी वित्तीय टीमों का महत्वपूर्ण अंग है। हालांकि वे अपने बैंकर्स के करीबी मित्र थे और उनका सम्मान करते थे, परंतु वे हमेशा महसूस करते थे कि उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ हितों का ध्यान खुद रखना चाहिए, क्योंकि वे आशा करते थे कि बैंकर्स अपने सर्वश्रेष्ठ हितों का ध्यान रख रहे होंगे। 1974 के मेरे निवेश के अनुभव के बाद उन्होंने मुझे समझाया, जब कोई बैंकर कहता है कि आपका मकान आपकी संपत्ति है तो क्या वह आपको सच बोल रहा है? चूंकि अधिकांश लोग वित्तीय रूप से साक्षर नहीं होते हैं और धन के खेल को नहीं समझते, इसलिए उन्हें अक्सर विश्वास पात्र लोगों की राय और सलाह की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना ही पड़ता है जिस आप वित्तीय रूप से साक्षर मानते हैं। कई लोग अपने बजाय किसी और की सलाह पर अपने धन का निवेश या प्रबंधन करते हैं और यह खतरनाक है। वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वे सिर्फ सच नहीं बता रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जब आपका बैंकर आपको कहता है कि आपका मकान संपत्ति है तो वह आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, वह सिर्फ आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। हालांकि आपका मकान संपत्ति है, परंतु वह आपका यह नहीं बता रहा है कि यह किसकी संपत्ति है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको आसानी से देख सकते हैं कि आपका मकान आपकी संपत्ति नहीं है, यह तो बैंक की संपत्ति है। रिच डैड पुअर डैड में अम्मी डैडी द्वारा बताई गई संपत्तियों और दायित्व की परिभाषा याद कीजिए। संपत्ति से मेरी जेब में धन अंदर आता है, दायित्व से मेरी जेब का धन बाहर जाता है। क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के लोगों को यह अंतर जानने की दरअसल कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनमें से ज़्यादातर अपनी नौकरी से सुरक्षित महसूस करने में खुश है। वे इस बात से खुश है कि उनके पास एक बढ़िया मकान है जिसके वे मालिक है, जिस पर उन्होंने गर्व से और जिसके बारे में वे सोचते हैं कि वो उनका नियंत्रण है। जब तक कि वे अपनी पूरी किस्तों का भुगतान करते रहेंगे तब तक कोई भी उनसे यह मकान नहीं छीन सकता और वे यह भुगतान करते आते हैं। परंतु क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के लोगों को यह अंतर जानने की ज़रूरत है। वित्तीय रूप से साक्षर और बुद्धिमान होने का मतलब यह है धन की बड़ी तस्वीर को समझने की क्षमता। वित्तीय रूप से चतुर लोग जानते हैं कि मॉर्गेज आपकी बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि दायित्व के रूप में प्रदर्शित होते हैं। आपकी मॉर्गेज दरअसल किसी और की बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दर्ज होती है, या आपकी नहीं बल्कि बैंक की बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में नजर आती है। आपकी बैलेंस शीट में खाली रहेगा और दायित्व में मॉर्गेज रहेगा। बैंक की बैलेंस शीट में संपत्ति में आपकी मॉर्गेज रहेगी और दायित्व खाली रहेगा। अब बैलेंस हो जाता है। अब इसका मतलब समझ में आता है। यह बी और आई अकाउंटिंग है, परंतु इस बैंकिंग अकाउंटिंग में इस तरह से नहीं पढ़ा जाता। अकाउंटिंग में आप अपना मकान के मूल्य को संपत्ति के रूप में देखते हैं और मॉर्गेज को दायित्व के रूप में। एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दें कि आपके मकान का मूल्य एक ऐसा राय है जो बाजार के साथ बदलती रहती है, जबकि आपके मॉर्गेज एक निश्चित दायित्व है जिस पर बाजार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दरअसल बी और आई के लिए आपका मकान का मूल्य संपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि इससे कैश फ्लो नहीं मिलता है। क्या होगा अगर मैं अपनी सारी मॉर्गेज चुका दूं? कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या होगा अगर मैं अपनी सारी मॉर्गेज चुका दूं, क्या तब मेरा मकान संपत्ति बन जाएगा? इस पर मेरा जवाब होता है, अधिकांश मामले में जवाब अब भी नहीं है, यह अब भी एक दायित्व है। मेरे इस जवाब के पीछे कई कारण हैं। एक है रेख रखाव और अन्य सामान्य खर्च। जायदाद किसी कार की तरह होती है, अगर आप इसके पूरे स्वामी हैं तब भी आपको इसे चलाने के लिए धन की ज़रूरत होती है, और कई बार जब यह टूटना शुरू करती है तो इससे हर चीज़ टूटने लगती है। अधिकांश मामले में लोगों अपने घर और कार की मरम्मत और का भुगतान अपने उन डॉलरों से करते हैं जो उन्होंने टैक्स काटने के बाद मिले हैं। बी और आई क्वाड्रेंट को कोई व्यक्ति तो ज़्यादा का सिर्फ तभी संपत्ति मानता है जब उसे इससे कैश फ्लो या आमदनी प्राप्त हो रही है। कर चुकाने के बाद भी मकान के दायित्व बने रहने का प्रमुख कारण यह है कि आप दरअसल अभी भी इसके स्वामी नहीं है। अगर आप इसके स्वामी होते तो सरकार आप पर टैक्स क्यों लगाती? अगर आप यकीन नहीं आता तो आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स देना
बंद कर दे। जल्दी हम आपको यह पता चल जाएगा कि आपका मकान दरअसल किसकी संपत्ति है। अब यह टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स का उद्यम है जिसके बारे में मैंने रिच डैड पुअर डैड में लिखा है। टैक्स लियन सर्टिफिकेट आपके धन पर कम से कम 16% ब्याज पाने के बेहतर तरीका है। अगर मकान मालिक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करते तो सरकार उनके द्वारा नए चुकाए गए टैक्स पर ब्याज लगाती है, जो 10% से लेकर 50% तक हो सकती है। सूदखोरी अभी गायब नहीं हुई है। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाते हैं और मेरे जैसे कई व्यक्ति आपके एवज में इसका भुगतान करते हैं तो कई राज्य में मैं आपसे टैक्स और उस पर ब्याज पाने का हकदार हो जाता हूं। अगर आप एक निश्चित सामान्य में टैक्स और ब्याज का भुगतान नहीं करते तो मैं आपके मकान का स्वामी बन जाता हूं, सिर्फ उतना ही धन में जो मैंने टैक्स के रूप में दिया किया है। ज़्यादातर राज्यों में प्रॉपर्टी टैक्स सबसे पहले चुकाए जाते हैं, बैंकों की मॉर्गेज से भी पहले। मुझे ऐसा मकान खरीदने